हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे होम रूल लीग दैट वाज फॉर्म्ड इन 1916। तो लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने इसका फॉर्मेशन डिस्कस कर लिया था। 6.5 मिनट की वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं कि होम रूल लीग क्यों बनी थी, किसने बनाई थी। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे इसके एम्स क्या थे, इसका मेथड, कौन से मेथड्स यूज़ किए होम रूल लीग के लीडर्स ने अपने एम्स को अचीव करने के लिए, क्या उनकी अचीवमेंट्स थी और होम रूल लीग मूवमेंट का डिक्लाइन कैसे हुआ। ये पॉइंट्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था होम रूल लीग जो था वो 1916 में दो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, एनी बेसेंट जो कि एक आयरिश लेडी थी, आयरलैंड से बिलोंग करती थी, और बाल गंगाधर तिलक। इन लोगों ने होम रूल लीग बनाई थी इंडिया के अंदर। अब आयरिश लेडी जो थी उन्होंने देखा था कि आयरलैंड के अंदर में भी ब्रिटेन का रूल था और ब्रिटेन के अगेंस्ट आयरिश पीपल ने होम रूल मूवमेंट को सक्सेसफुली चलाया था। होम रूल का मतलब होता है, होम का मतलब तो आप जानते हैं कि घर, और रूल का मतलब गवर्नमेंट या शासन। तो घर का शासन या घर की गवर्नमेंट। तो घर की गवर्नमेंट से क्या मतलब है? घर की गवर्नमेंट का मतलब होता है हमारी खुद की गवर्नमेंट, हमारी कंट्री की ओन गवर्नमेंट, जिसको हम सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट कैसे बनेगी जब हमारे ऊपर ब्रिटिश का रूल चल रहा था। तो इसीलिए ये मूवमेंट चली थी कि हाउ वी गेट द होम रूल मूवमेंट और हाउ वी गेट द होम रूल गवर्नमेंट, हमें अपनी गवर्नमेंट कैसे मिले। तो इसीलिए ऐसी मूवमेंट ऑलरेडी आयरलैंड में चल चुकी थी, जिसमें आयरिश पीपल ने ब्रिटेन के अगेंस्ट इस मूवमेंट को चलाया था, सक्सेसफुली चलाया था। तो आयरिश लेडी जो एनी बेसेंट थी, जिन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया इंडिया में, उनका ये मानना था कि अगर ये मूवमेंट आयरलैंड में सक्सेस हो सकती है अगेंस्ट द ब्रिटेन, अगेंस्ट द ब्रिटिश पीपल, तो इंडिया में भी ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, तो यहाँ के पीपल अगर होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर उनको भी सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि आयरलैंड में भी ऑलरेडी उनको सक्सेस मिल चुकी है। तो इसीलिए उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया और तिलक जो थे वो उनसे काफ़ी इंप्रेस हुए। 1914 में एनी बेसेंट ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। 1893 में वो इंडिया में आई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया उन्होंने, और वो एक स्पिरिचुअल लेडी थी। धर्म को जानने के लिए उन्होंने इस सोसाइटी को ज्वाइन किया और अल्टीमेटली उन्होंने कांग्रेस को भी ज्वाइन किया। और उनके व्यूज़ से कि किस तरह से होम रूल मूवमेंट चलाकर, होम रूल लीग बनाकर किस तरह से इंडिया के अंदर चेंजेस ला सकते हैं, तिलक उनसे इंप्रेस हुए और उन्होंने दो होम रूल लीग स्टार्ट की थी। एक तिलक ने बनाई थी और दूसरा एनी बेसेंट ने बनाई थी। तो ये फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज की क्लास में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो एम्स है। तो इनका जो फर्स्ट एम था होम रूल लीग का, टू एस्टैब्लिश सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे मैंने भी बोला कि स्वशासन, अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए ये मूवमेंट चली थी, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इन इंडिया, इन ब्रिटिश एम्पायर। तो इनका ये मानना था कि इट डजेंट मैटर वेदर इंडिया इज बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिश पीपल, कोई बात नहीं, ब्रिटिश का रूल रहे, लेकिन गवर्नमेंट हम इंडियंस चलाएंगे। तो इसलिए होम रूल लीग की जो मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई थी और ये इनका एम था सेल्फ गवर्नमेंट का। दूसरा इनका एम ये था कि इंडियंस को इंस्पायर करेंगे और इंडियन को इंस्पायर करेंगे कि वो घरों से बाहर निकलें और आकर बोलें कि किस तरह से ब्रिटिश उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, किस तरह से उनकी डिमांड्स को और उनके जो विद्रोह हैं उसको कैसे वो सप्रेस कर देते हैं। तो लोगों को बाहर निकाला जाए और लोगों से और लोग बोलें कि ब्रिटिश उनको किस तरह से सप्रेस करते हैं। एक इनका एम ये था, जो कि जब लोग बाहर आएंगे, अपनी डिमांड्स को सामने रखेंगे, तभी ब्रिटिश उनकी डिमांड्स को सुनेंगे। थर्ड एम इनका ये था, टू प्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द इंडियंस। तो एक तरफ तो ये इंडियंस को बाहर निकालेंगे घरों से कि आकर अपनी बातों को रखें, ब्रिटिश के सामने बोलें, और दूसरी तरफ ब्रिटिश को ये कहीं ना कहीं प्रेस भी करेंगे कि इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन, इंडियंस का नंबर, इंडियंस की संख्या काउंसिल्स के अंदर बढ़ाई जाए। तो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन होगा तो ऑब्वियसली इंडियंस अपनी बात रखेंगे, बहुत अच्छी तरह से रख पाएंगे। जितना ज़्यादा उनका नंबर होगा, जितनी ज़्यादा उनकी संख्या होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर, उतनी ही उनकी बात सुनी जाएगी और जितना सुना जाएगा उतना ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। तो अल्टीमेटली इनका एम ये था कि ब्रिटिश को बोला जाए, समझाया जाए कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक जो उनका फोर्थ एम था वो ये था कि टू एनकरेज पॉलिटिकल एजुकेशन। तो इंडियंस को पॉलिटिकली एजुकेट भी करना होगा कि आपकी कंट्री के अंदर ब्रिटिश पीपल किस तरह से गवर्नमेंट कर रहे हैं, क्या हमारी पॉलिटिकल कंडीशंस हैं आज की तारीख में। और जब तक हम उनको पॉलिटिकली एजुकेट नहीं करेंगे, आपकी कंट्री में किस तरह की गवर्नमेंट चल रही है, क्यों चल रही है, क्या उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं और फ्यूचर में क्या उसके इफेक्ट्स होंगे, जब तक इस तरह की पॉलिटिकल एजुकेशन इंडियंस को नहीं मिलेगी तब तक वो अपनी बात को स्पीक आउट नहीं करेंगे, अपनी बात को बोलेंगे नहीं। तो इस वजह से
इंडियंस और वो अपना एक एजिटेशन भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अल्टीमेटली ये उनके एम्स थे कि हमें एनी हाउस सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, इसीलिए होम रूल लीग की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी और ये उनके एम्स थे। अब हम ये देखेंगे कि इन एम्स को अचीव करने के लिए उन्होंने मेथड्स कौन से फॉलो किए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं। तो हमारी कंट्री में उस टाइम जो ये इन्होंने जो मेथड्स फॉलो किए वो नॉन वायलेंट मेथड्स थे, वायलेंट मेथड्स नहीं थे। नॉन वायलेंट मेथड्स में इन्होंने फर्स्ट मेथड फॉलो किया डेमोन्स्ट्रेशन एंड एजिटेशंस का। जैसे हड़ताल लोग करते हैं, सड़कों पर आकर बैठ जाते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरह से ब्रिटिश के अगेंस्ट एक एटमॉस्फेयर बनाया जाए। मेथड्स क्या फॉलो करेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन एंड एजिटेशंस का, कि बाहर आएंगे लोग, धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे और ब्रिटिश को अपनी बातों को समझाएंगे। फर्स्ट मेथड तो इनका ये था। दूसरा, पब्लिक गैदरिंग्स होंगी, लोगों की भीड़ इकट्ठी करेंगे, लोग बाहर आएंगे और इनके जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, एनी बेसेंट हैं, उन्होंने डिफरेंट ब्रांचेस बनाई थी। तिलक ने 6 ब्रांच बनाई थी। जैसे महाराष्ट्र में, बॉम्बे को छोड़ दीजिए, बिहार में, कर्नाटक में, सेंट्रल प्रोविंसेस में उन्होंने इतनी ब्रांचेस चलाई और रेस्ट ऑफ द इंडिया में उन्होंने एनी बेसेंट ने करीब 200 ब्रांचेस चलाई थी। तो लोग जो, और 200 ब्रांचेस अगर पूरी कंट्री में चल रही हैं और वहाँ के लोकल लीडर्स वहाँ के लोकल लोगों को बताएंगे कि ब्रिटिश हमें किस तरह से सप्रेस कर रहे हैं और हमें अपनी डिमांड्स को कैसे मनवाना है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना चेंज आ सकता है कंट्री में। इसके साथ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैम्पलेट्स किए, अपने आइडियाज़ को इन्होंने पैम्पलेट्स के ऊपर लिखवाया, छपवाया, क्योंकि वो टाइम जो था मोबाइल्स का, व्हाट्सएप का और ईमेल्स का ज़माना तो था नहीं। तो लोगों को इकट्ठा करते और अपनी बात उन तक पैम्पलेट्स के जरिए भी ये लोग पहुंचाते थे। नेक्स्ट इनका जो इम्पोर्टेंट मेथड था वो ये था कि फॉर्मेशन ऑफ लोकल एसोसिएशन, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि तिलक ने 6 एसोसिएशंस बनाई थी और उसके बाद 200 एसोसिएशंस बनाई एनी बेसेंट ने। और इन सब का एम ये था कि सेल्फ गवर्नमेंट एम है और ब्रिटिश को हमें अपनी बातों से उनको समझाना है कि व्हाट वी नीड सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन, होम रूल हमें अपनी कंट्री के अंदर चाहिए। अब इनकी अचीवमेंट्स क्या थी, इन्होंने क्या इनके एम्स थे और क्या मेथड्स इन्होंने फॉलो किए। अब उन मेथड्स को फॉलो करने के बाद इनको क्या अचीवमेंट्स मिली, तो फर्स्ट अचीवमेंट तो इनको ये मिली कि मॉन्टागू डिक्लेरेशन हुआ, जिसको अगस्त डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक डिक्लेरेशन हुआ, डिक्लेयर किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन हम एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ा देंगे, जो कि डिमांड थी, जो कि एम था होम रूल लीग के जो मेंबर्स थे उनका ये एम था कि इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए काउंसिल्स के अंदर। तो मॉन्टागू डिक्लेरेशन ने उनकी इस बात को एक्सेप्ट किया। जब उनकी बात एक्सेप्ट हो गई कि इंडियंस का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो ये उनकी एक अचीवमेंट थी। सेकेंड अचीवमेंट में इनका ये था कि 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। सूरत स्प्लिट में कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स। तो ये जो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट, ये जो सेपरेट हुए, तो इस 1916 में जाकर जो मॉडरेट्स थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो उनके दोबारा कांग्रेस के अंदर एंट्री हो गई। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और उनकी पार्टी की दोबारा कांग्रेस के अंदर री एंट्री हो गई थी आफ्टर 1916 के अंदर। तो ये उनकी एक दूसरी अचीवमेंट थी। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये मूवमेंट का डिक्लाइन क्यों हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, डिक्लाइन इसलिए हुआ क्योंकि जो मूवमेंट थी दैट बिकम लीडरलेस, ये लीडरलेस मूवमेंट हो गई थी। लीडरलेस इन द सेंस इसके 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। वन वाज बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो इंग्लैंड चले गए थे क्योंकि उनको एक केस फाइट करना था अगेंस्ट वैलेंटाइन चिरोल। तो वैलेंटाइन चिरोल जो थे वो एक इंपॉर्टेंट ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे और वो तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोलते थे। इसका मतलब ये था कि इंडिया में जो अशांति फैली हुई है वो सब तिलक के थ्रू फैली है। तो वो इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोलते थे और उसके खिलाफ तिलक ने का केस चल रहा था। तो उस केस को फाइट करने के लिए वो इंग्लैंड चले गए। तो मूवमेंट जो थी वो लीडरलेस हो गई क्योंकि एनी बेसेंट जो थी वो भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो चुकी थी कि जब ब्रिटिश ने उनको प्रॉमिस किया कि हम आपको रिफॉर्म्स देंगे इंडिया के अंदर, तो और उन्होंने अगस्त डिक्लेरेशन भी कर दिया, इंडियंस का नंबर भी इंक्रीज करने के लिए उन्होंने एश्योरेंस दिया। तो इस तरह से तिलक भी जो बेसेंट भी जो थी वो भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो गई थी कि चलो ब्रिटिश अब हमारी बात मानेंगे। तो अब ये जो एक एटीट्यूड आ गया तो कि तिलक बाहर थे, एनी बेसेंट को उनकी बातों में भरोसा था। तो ये मूवमेंट जो थी कहीं ना कहीं लीडर्स की जो एक्टिवनेस थी वो इसमें कम हो गई। और दूसरा इस टाइम सबसे बड़ी बात ये हुई कि महात्मा गांधी का राइज हो गया एज ए नेशनल हीरो। तो उधर से महात्मा गांधी का उठना, लोगों का उनके साथ जाना, तिलक का बाहर चले जाना, एनी बेसेंट का सेटिस्फाई हो जाना, तो इससे कहीं ना कहीं जो होम रूल के जो लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं पैसिव हो गए, मूवमेंट पैसिव हुई। और लेकिन इस पैसिवनेस का मतलब ये नहीं कि उन्होंने आगे कुछ वर्क नहीं किया। उन्होंने बाद में 1920 में होम रूल लीग जो थी वो
इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही मर्ज कर गई और महात्मा गांधी के अंडर में। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट रोल ये रहा कि इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और अल्टीमेटली फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। सो स्टूडेंट्स, यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।